अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ WTI टॉक्स एंड आई एम योर होस्ट मियां मोहम्मद आकिब। आजकल जो ईरान इज़राइल की आपस में वॉर चल रही है, उसके जो रीजनल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट्स हैं, उस पर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सर उसामा रिजवी। तो आइए सर उसामा रिजवी के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, सबसे पहले मेरा जो ओपनिंग क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि जो रिसेंटली इज़राइल ने और US ने मिलकर ईरान पे अटैक किया है, वो अटैक अभी ही क्यों किया है और उस अटैक का पर्पस क्या है? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई थिंक ये अभी इतना डिस्कस नहीं किया जा रहा क्योंकि कुछ मिलिट्री बिल्डअप काफ़ी अरसे से चल रहा था और लोग समझ रहे हैं कि पिछले 47 साल की जो टेंशन हैं वो एकदम से कल्मिनेट हो गई हैं। बट अभी क्यों किया गया? इसकी 3-4 रीजंस बनती हैं आके। सबसे पहला जो मुझे लगता है, और इसको अगर हम थ्योरी में कहें तो डाइवर्शनरी वॉरफेयर भी बोला जाता है, डाइवर्ट करने के लिए, वो है एप्स्टीन फाइल्स का केस। अब काफ़ी ज़्यादा मेरी बात हुई, बहस हुई कुछ लोगों से मिडल ईस्ट के अंदर, किसी ने माइंड भी किया कि यार मैं कैसी बात कर रहा हूँ। बट आई स्टिल बिलीव, और इसका हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट भी मिलता है हमें, कि US के अंदर जब भी कोई स्कैंडल्स आए हैं, जब भी कोई डोमेस्टिक इश्यूज आए हैं, तो हमने देखा है कि उनके प्रेसिडेंट्स ने या उस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं और डाइवर्जन क्रिएट करने की कोशिश की, और मोस्टली वो डाइवर्जन मिलिट्री होती है। दूसरी बात ये भी कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इश्यूज़ के ऊपर कैपिटलाइज कर रहे होते हैं। तो अब देखो इस वक्त एप्स्टीन फाइल्स, जिसमें ट्रंप का और उसकी फैमिली का प्रॉपर नाम है, वो कहीं भी नहीं है न्यूज़ में। अब सिर्फ ये मिडल ईस्ट का नाम चल रहा है। एज वी स्पीक राइट नाउ अभी हालात इतने बुरे हैं, हो सकते हैं और ज़्यादा, कि वो रीजनल वॉरफेयर शुरू हो जाए। सेकेंड रीज़न ये भी बनता है कि जो वेनेजुएला के अंदर किया गया था, उसके बाद भी हमने ये डिस्कशन की थी कि ये खाली ऑयल या वही जो ऑयल ग्रैब की स्टोरी, ये सिंपल मिनरल्स की स्टोरी नहीं है, ये चाइना के अगेंस्ट भी किया जा रहा है। चाइना के अगेंस्ट क्यों? देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस में प्रिंसिपल होता है कोर एंड पेरिफेरी का। कोर कंट्री होती है, पेरिफेरी उसके आसपास के जो ममालिक हैं वो हैं। कोई भी बड़ी स्टेट जो होती है, जियो पॉलिटिक्स 101, वो उसके साथ वाले ममालिक, उसकी सैटेलाइट स्टेट्स के अंडर इट्स स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस आते हैं। अगर आप ये मैप देखें तो उसके अंदर अफगानिस्तान है, फिर ये ईरान है, इस जो कंट्रीज बन रही हैं, इंडिया है, वो आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, यहाँ तो अनस्टेबल है, या फिर US के साथ एलाइड। इंडिया इज़ एन एलाई ऑफ US। अब ये जो रह गया था ईरान, विच वॉज डूइंग वर्किंग वेरी क्लोजली विद रशिया एंड चाइना, अब इसके अंदर भी इतनी इंस्टेबिलिटी आ गई है, और अब रजीम चेंज वगैरह पे हम बात करते हैं आगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो यू विल सी कि चाइना की जो पेरिफेरी है वो श्रिंक होती जाएगी। लैटिन अमेरिका के अंदर भी उन्होंने वेनेजुएला को प्रेसिडेंट को हटा के ये मैसेज दे दिया कि दूसरे साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी चाइना के करीब ना जाएं। इधर भी ये ऑलमोस्ट मैसेज कन्वे कर दिया गया है। तो उसको पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट कहा जाता है, कंटेन कर रहे हैं चाइना को, एंड चाइना इज फाइंडिंग इटसेल्फ बीइंग एनसर्कल्ड बाय दीज US एलाइज और इंस्टेबिलिटी। तो ये ग्रेटर गेम ऑफ जो जियो पॉलिटिक्स है और ग्रेट पावर है वो भी चल रही है इस वक्त। एंड थर्डली लास्टली ऑफ कोर्स एक रिसोर्स ग्रैब हमेशा इसका हिस्सा रहता है। ईरान के पास दुनिया की लार्जेस्ट ऑयल गैस फील्ड भी है, लार्जेस्ट, आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट इफ नॉट द लार्जेस्ट। ऑयल रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं। ओपेक का 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ओवरऑल दुनिया का 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ट्रंप जो है इस वक्त, वैसे तो US दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर भी है, बट इसके साथ साथ US इस वक्त दुनिया की आधी से ज़्यादा प्रोडक्शन भी कंट्रोल करता है। वेनेजुएला और ईरान के बाद तो रिजर्व्स उसके पास सारे उसी के पास आ गए। तो लॉन्ग टर्म गोल एक ये भी हो सकता है। तो 3 रीजंस ये बनते हैं। एक साथ ये भी कि टेल अवीव के अंदर भी कुछ डोमेस्टिकली उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे थे, वो भी पीछे आ गए हैं। ट्रंप की अपनी रेटिंग्स भी काफ़ी कम हुई थी, अब मुझे लगता है कि इसके बाद और रेटिंग्स कम हो जाएंगी। तो इट्स ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ फैक्टर्स, बट द टॉप 3 दैट आई हैव जस्ट सेड प्रोबब्ली दोज आर दोज। क्या रजीम चेंज होगी? देखिए, रजीम चेंज इतना सिंपल एक इशू नहीं होता। रजीम चेंज के लिए आपको विद इन द कंट्री एक मूवमेंट शुरू करनी पड़ती है। अभी भी ट्रंप और उसकी ट्वीट्स आप देखें तो वो कह रहे हैं कि प्लीज़ टेक ओवर इंस्टीट्यूशंस, दिस इज़ द टाइम। एक बड़ी पैथेटिक सी, एक डेस्परेट सी कॉल है कि रजीम चेंज हो, जबकि वहाँ के मुल्क ईरान के लोग अभी शायद नहीं चाह रही है। नाउ देयर आर 2 थिंग्स। सबसे पहले ये कि ईरान का लीडरशिप स्ट्रक्चर जो है वो समझना ज़रूरी है, और CFR ने इन पे बड़ा अच्छा चार्ट भी बनाया था। वो सिर्फ एक सिंगल बंदे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे ही आयतुल्लाह खमीनी, हु वाज ऑलरेडी 86-87 ईयर्स ओल्ड, अगर वो ही वुड हैव पास्ड ऑफ नेचुरल कॉजेज एज वेल, तो कोई अगला सक्सेसर ऑलरेडी डिस्कस होता है। आई थिंक 88 मेंबर बोर्ड है जो इसको डिस्कशन करता है। आजकल मसला ये आ रहा है कि वो लोग मिल ही नहीं पा रहे, इतनी बम्बार्डमेंट्स हो रही हैं और इंटेलिजेंस इतनी हाई है इसराइल की और US की, वो एक जगह मिलना चाह भी नहीं रहे। तो डिस्कशन थोड़ी सी डिले हो रही है। एक उन्होंने अभी अपॉइंट कर दिया इंटरिम के तौर पे, बट एवरीवन इज हाइडिंग इन बंकर्स और अननोन लोकेशन ताकि सामने ना आए। डिस्पाइट द फैक्ट, ये समझना ज़रूरी है कि IRGC पासदानान अरब एंड ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है वो तो अभी भी कायम है।
तो अगर जो अगला डिसीजन होगा उसमें दोबारा एक हार्डलाइनर आने का पॉसिबिलिटी बिल्कुल स्टैंड करती है। इजराइल और यूएस के हमलों के बाद ये नहीं है कि ईरान की लीडरशिप ख़त्म हो गई या ईरान का स्टांस ख़त्म हो गया। ये तब ख़त्म होगा जब उसकी असल अपने लोग चाहेंगे। अब लोगों के ऊपर आप आएँ तो दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। आई बिन टॉकिंग टू पीपल वंस अगेन फ्रॉम इन तेहरान एज वेल एंड यूएई एंड अदर रीजनल जो कंट्रीज़ हैं। सम पीपल आर वेरी हैप्पी कि यार हमारा डिस्पोटिक और ये कोई इस तरह के लीडर थे जो ख़त्म हो गए अब। सम आई वुड से मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट हैप्पी, दे आर मोर्निंग हिज डेथ ऑफ द सुप्रीम लीडर। तो ये इंटरनल एक डिवाइड है। ये कौन सी डिवाइड जो होगी, कौन सी साइड जो होती है वो गालिब आती है, डोमिनेट करती है, दिस इज गोइंग टू टेल अस द डायरेक्शन ऑफ द फ्यूचर। बट आई थिंक ये जो रिजीम चेंज का इनका ऑब्जेक्टिव था, आई डोंट थिंक दिस विल बी अचीव्ड। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ये एक रीजनल वॉरफेयर बन सकता है, कुछ 6-7-8 दिन या बल्कि 1-2 हफ्तों की जंग हो सकती है, बट फिर भी रिजीम चेंज डिफरेंट रहेगा। वो फ्रॉम विद इन पॉलिटिकल आना पड़ेगा। उन्होंने तैयार तो किया हुआ है, रज़ा पहलवी का वो जो सक्सेसर है, उसने कहा सबसे पहला मैं काम भी करूंगा, आई विल रिकग्नाइज इजराइल एंड अदर थिंग्स, और उसने स्पीचेस भी देना शुरू कर दी हैं। लगता ये है कि अगर डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन इतनी कर दी कि एक वर्चुअली टेक ओवर कर जाएं वेनेजुएला की तरह, तो फिर ज़रूर रिजीम चेंज हो सकता है। बट आई डोंट थिंक दैट इज़ पॉसिबल इन अ कंट्री लाइक ईरान। अटैक करना इज़ वन थिंग, रिजीम चेंज करना इज़ अनदर थिंग। इजराइल ईरान वॉर का जी पाकिस्तान पर या दुनिया पर क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा? बहुत ज़्यादा। देखें 2-3 सिनेरियोज, अभी भी सिनेरियो कुछ तो क्लियर हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जगह है, चोक पॉइंट है। 20% दुनिया का तेल, 30-40% LNG, कितने ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड यहाँ से गुजरता है। पाकिस्तान, इवन इंडिया, साउथ एशिया, तंगी चले पाकिस्तान की बात करें, 90% अपनी जो ऑयल की इंपोर्ट्स है वो गल्फ रीजन से लेता है। उस रीजन में से निकलने वाली तकरीबन सारी की सारी इंपोर्ट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर के ही पाकिस्तान तक पहुंचती हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहती ज़्यादा देर, अभी कल की न्यूज़ ये थी कि 3-4 टैंकर्स पर उन्होंने बाकायदा हमला किया है जिन्होंने यहाँ से गुजरने की कोशिश की है। ठीक है, द टैंकर्स हैव बीन सेट ऑन फायर, द क्रू हैव बीन रेस्क्यूड। अगर ये ऐसे चलता रहता है, अगर डिलेज आते हैं तो काम तो नहीं रुकता, दुनिया तो नहीं रुकती। सो व्हाट वी विल डू के व्हाट द कंट्रीज विल डू के वो जो टैंकर्स हैं वो लंबा रूट लेंगे, जैसे केप ऑफ गुड होप अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, नीचे अफ्रीकन जाएंगे और फिर इधर आएंगे, बीच में से जाने के बजाय। तो उसके लिए दे विल बी $8 से $12 की तो कम से कम फ्रेट कॉस्ट ऐड हो जाएगी, विच कैन ट्रांसलेट इनटू हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ एक्स्ट्रा डॉलर जो पाकिस्तान को पे करना पड़ेगा। यह भी याद रखें कि पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल 25 से 30% होता ही एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट्स या खाम तेल, क्रूड ऑयल का होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर गैस, LNG भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके 6 से 7 टैंकर इस रूट से पाकिस्तान को पहुंचते हैं। अगर वो भी इफेक्ट होती है तो गैस रन फर्टिलाइजर प्लांट्स, लेट्स से एक एग्जांपल है, फर्टिलाइजर कहाँ यूज़ होता है? खाने में। खाने की कीमतें ऑलरेडी फूड प्राइसेस बढ़ी हुई हैं। इसी तरह जो गैस का इनपुट या ऑयल का इनपुट इंडस्ट्री के अंदर जाता है, 50 to 70% इंडस्ट्री की इनपुट कॉस्ट बढ़ सकती है। पेट्रोल प्राइस हमारी ऑलरेडी बढ़ गई है क्योंकि 72 पे था ऑयल, अब 80 पे खोला था, दोबारा नीचे आ गया। अगर ये कन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग रहता है, जो कि सिनेरियो 3, थर्ड सिनेरियो, प्रोलॉन्ग कन्फ्लिक्ट, टोटल क्लोजर ऑफ हॉर्मुज एंड दिस टर्निंग इनटू अ रीजनल वॉर, द रिपरकशंस फॉर कंट्री लाइक पाकिस्तान इज अनरियल एंड समथिंग दैट वी शुड नॉट प्रे कि इट हैपन्स, बिकॉज हमारा ऑलरेडी इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन इतनी टेन्यूअस, इतनी वीक है कि ऐसा कोई भी एक्सटर्नल शॉक आया तो जो अपकमिंग बजट है, इसको कनेक्ट करना चाहिए ना हमें हर एक चीज़ के साथ। तो अपकमिंग बजट प्लस IMF जो प्लान चल रहा है, ये दोनों डिरेल हो सकते हैं। एंड इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है कि इस पे, आप पे, हम पे, द कॉमन मैन। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है पाकिस्तान में, वो मज़ीद वर्सन हो सकता है। दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग एंड वंस अगेन, जस्ट टू फिनिश माई पॉइंट, this also reiterates the importance to build emergency funds, emergency stockpiles of gas and oil, and to focus on ये जो on things when crisis management के ऊपर focus करने की बात इसके अंदर सामने आती है। क्योंकि हम ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे जैसे चीज़ें होती रहें वैसे वैसे हम मैनेज करते रहे। It can turn out to be a nightmare for our country, unfortunately. राइट सर। जी सर, ये सुनने को मिल रहा है कि रिसेंटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वॉर है, तो ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ वॉर में एंगेज किया गया ताकि इस मौके को देख के ईरान और इजराइल की वॉर स्टार्ट हो सके। तो आपका इस बारे में क्या है? आई थिंक ओवर लिंक करना भी क्या कर, अगर फॉर इंस्टेंस हमारी जंग भी ईरान के साथ ना हो रही होती है, अफगानिस्तान के साथ, तो हमने क्या कर लेना था बीच में? कितनी इंटेलिजेंस सपोर्ट कर लेनी थी ईरान को?
कितनी हमने उनको सपोर्ट कर देनी थी वेपन्स के लिहाज से, बैकडोर में कर देनी थी, लेकिन कितनी? हम यूएस के साथ इस वक्त बड़े क्लोजली काम कर रहे हैं ऑन सो मैनी इकोनॉमिक फ्रंट्स एंड अदरवाइज इज वेल। हम आईएमएफ के प्लान का हिस्सा हैं, वी आर सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ दैट। आपको लगता है कि हम लोग कर सकते थे इसको इन्फ्लुएंस? आई थिंक इट्स स्ट्रेचिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं इस चीज़ को। ये ज़रूर है कि रीजन के अंदर एक अनसर्टनिटी क्रिएट की जाती है ताकि एक पूरा इम्पैक्ट उसका डिफरेंट हो, बट ये नहीं कि हमें इसलिए किया गया कि पाकिस्तान ने सेव कर लेना था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ ऑल ये हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, र्यूमर्स टाइप चीज़ें। हाँ, एक पॉइंट ये ज़रूर है कि जो अभी चल रहा है ये एक मज़ीद मेगा क्राइसिस के अंदर ज़रूर डेवलप हो सकता है, ठीक है। उसमें रेफ्यूजीज़ वगैरह भी की बात कर सकते हैं, डिस्प्लेस्ड भी लोगों की बात कर सकते हैं। दैट कैन इम्पैक्ट पाकिस्तान एंड इंडिया कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स, बट हमारा रोल बहुत ज़्यादा नहीं होना था एज रिगार्ड टू सेविंग ईरान। Right, sir. Sir, where is China and Russia in this matter? Where are they standing? चाइना एंड रशिया दोनों की उनका रिस्पांस बड़ा क्लियर था, वर्बल था और बहुत रेटोरिकल था। उनका रिस्पांस रेटोरिकल ही रहेगा। यू डू नॉट एक्सपेक्ट कि चाइनीज़ मिलिट्री प्लेन्स और सोल्जर्स विल फ्लाई इनटू ईरान एंड फाइट अगेंस्ट इजराइल एंड यूएस। ये मूवीज़ में तो हो सकता है, आई डोंट थिंक ऐसी मूवी भी बनी है अभी तक, बल्कि असल में नहीं होगा ऐसे। चाइना की जो पॉलिसी है आप उसको देखो कि वो बिल्कुल नॉन कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी चल रही है शुरू से अभी तक। चाइना ने अपने लिहाज से अपने आप को 1-1.5 साल से सेव कर भी चुका था। मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि शायद उनको ये इंटेल थी कैसा कुछ होगा कि चाइना ने इस वक्त 1.5 बिलियन, मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ चीज़, 1.5 बिलियन बैरल्स, बिलियन विद अ बी, 1.5 अरब बैरल्स का तेल के रिजर्व्स उनके पास पड़े हैं, जो कि उनको अगर 4 महीने पूरी दुनिया में से कहीं से तेल ना आए तो वो उनके लिए काफ़ी है। 4 महीने, ठीक है। 90% ईरान का जो तेल है वो जो एक्सपोर्ट है, ईरान की प्रोडक्शन है 3.3 मिलियन बैरल्स पर डे, उसमें से 1.5 से 2 मिलियन बैरल्स पर डे जाता था एक्सपोर्ट्स में, उसमें से 90% जाता था एक कंट्री को, चाइना को। अब आप कह सकते हैं कि यार चाइना को तो, अब ये मैं सुन रहा हूँ लोगों को कि चाइना तो बहुत बुरी तरह फंस गया। बिल्कुल भी नहीं फंसा। चाइना ने ब्राज़ील से 1 साल पहले से 45% अपनी ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं ब्राज़ील से लेने लग गया। ब्राज़ील की 45% ऑयल इंपोर्ट, इसी तरह कनाडा की 32% ऑयल इंपोर्ट लेने लग गया चाइना। तो चाइना इज सेफ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। हाँ, एक चाइना का कंसर्न ज़रूर होगा कि इनकी बैकयार्ड के अंदर इतनी ज़्यादा यूएस का इन्फ्लुएंस जो आ रहा है उस पर कंसर्न चाइना शो करेगा, बट वो भी तब तक नहीं होगा कि जब तक कोई प्रॉपर रिजीम चेंज नहीं होता। क्योंकि मैं आपको दोबारा पिछले पॉइंट पे लेके जाना चाहता हूँ, अगर रिजीम चेंज नहीं है तो इट्स बिजनेस एज यूजुअल इन टर्म्स ऑफ द इरानियन पॉलिटिकल एंड सोशल ओरिएंटेशन। सेम गोज विद रशिया। दोनों, रशिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व अभी फुल टाइम इन यूक्रेन, तो दे डोंट हैव द टाइम, मनी और अटेंशन एंड एनर्जी कि वो यूक्रेन से अपनी जंग कर रहे हैं उसको हट के वो दूसरों को बचाएं, ठीक है। बयानात जरूर देंगे बट मुझे नहीं लगता कोई प्रैक्टिकल स्टेप लिया जाएगा। राइट। आर वी हेडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3? ये क्वेश्चन बड़ा डिफरेंट है और इस पर बल्कि मुनव्वर साबिर साहब भी बड़ी बात करते हैं, बड़ा अच्छा, सबसे अच्छा वैसे वो बताते हैं। अगर आप उनको भी सुने और भी चीज़ें सुने तो आई थिंक ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि पहले स्टार्ट होगी कि अच्छा जी अनाउंस हो गया वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गई है और वर्ल्ड वॉर 3 ख़त्म हो गई है, या हु इज़ टू से कि हम वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर ऑलरेडी नहीं है। क्या पता हम ऑलरेडी उसका हिस्सा हों, क्या पता कि वर्ल्ड वॉर 3 उतनी मिलिटरीली एग्रेसिव हो ही ना जितनी पहले होती थी। क्या पता उसके अंदर जो 5th जनरेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर उसका जिक्र आता है वो उसका पार्ट हो। चीज़ें एक दूसरे के ऊपर बिल्ट होती हैं आके इंटरनेशनल रिलेशंस में या दुनिया में वैसे भी। तो आप ये नहीं कह सकते किसी चीज़ का ये पॉइंट था यहाँ से ये चीज़ शुरू हुई है, ये पॉइंट था यहाँ से ये चीज़ खत्म हो गई है। आई थिंक वी हैव एंटर्ड एन एरा, स्पेशली आफ्टर 2025, as we have entered an era जहाँ जियोपॉलिटिकल एग्रेशन एक कांस्टेंट फीचर रहेगा आगे आने वाले तमाम सालों के लिए। और अगर जियोपॉलिटिकल एग्रेशन कांस्टेंट फीचर रहेगा तो जियोपॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन भी कांस्टेंट फीचर रहेगी। तो ये वॉर्स, skirmishes, अनरेस्ट चलते रहेंगे। एंड आई थिंक एट एनी गिवन पॉइंट, इवन एन अनइंटेंशनल मिस्टेक इफ इट इन्वॉल्व्स अ न्यूक्लियर पावर, तो एट एनी गिवन पॉइंट एंड इवन एन अनइंटेंशनल मिस्टेक कैन टर्न इनटू अ फुल ब्लोन war, all out nuclear war as well. And let's just hope it doesn't happen. But World War 3 इसी तरह शुरू होगी। वर्ल्ड वॉर 1 की हिस्ट्री पढ़ें तो क्या आप सिर्फ 1914 से पढ़ते हैं? पहले कितने स्टेप्स हो रहे थे? राइट सर, ठीक है ना। तो उनकी एग्रेशन क्या था, आप इसमें इश्यूज क्या चल रहे थे, कौन क्या बयानात दे रहा था, वो सब स्टडी किए जाते हैं। ये उसी का लॉन्ग स्ट्रेच है। जैसे कहते हैं ना, एब्सेंस ऑफ वॉर, तो पीस तो है ही नहीं, बस वो 2 जंगों के दरमियान का एक टाइम होता है। एंड आई एग्री विद दैट। सर, दुनिया ट्रंप से पहले बेहतर थी या ट्रंप के आने के बाद बेहतर? पहले बेहतर थी, ऑफ कोर्स। कांट यू सी, लुक एट फर्स्ट
पहले तो अमेरिकन को खुद को देख लें। राइट सर। राइट नाउ ट्रम्प की रेटिंग इस वक्त लोएस्ट पॉइंट पे है। एक अमेरिका के इंडिकेटर्स हैं, आई कैन टेक सो मेनी नेम्स, आई विल नॉट। लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स, मिशिगन कंज्यूमर इन्फ्लेशन इंडेक्स, स्मॉल बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स, उनकी जो डेलिंक्वेंसीज होती हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो लोग डिफॉल्ट करते हैं वो इस वक्त हाईएस्ट पॉइंट पे हैं। Right, sir. यूएस का डेट रियल लेवल पे हाईएस्ट पॉइंट पे है, जो कि जिसकी वजह से यूएस का डॉलर भी नीचे आया था। ठीक है, दूसरी चीज़ देख लें, दुनिया में जियोपॉलिटिकल जो कन्फ्रंटेशंस हैं स्टार्ट फ्रॉम जनवरी, मतलब क्या वेनेजुएला, फिर वो मैक्सिको में किया, अब ईरान को कर दिया। ये पहले इतना एग्रेशन कभी भी नहीं हुआ था। ट्रंप की जो क्लेम थी कि मैं आके जंगे नहीं करूंगा, उसने उससे बिल्कुल ऑपोजिट काम किया, मिरर इमेज उसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट काम की। राइट सर। एंड इसके अलावा भी उसकी जो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर जो एक कलेक्टिव इश्यूज थे, सच एज क्लाइमेट, सच एज प्रोटेक्शन ऑफ सो कॉल्ड, अब मैं कहूँगा लव्स लिबरल और इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर, उसके उन सब वैल्यूज से ट्रंप ने रिट्रीट किया है, स्टेप बैक किया है। इन सम केसेस इवन ट्रीटिस से वो फॉर्मली साइन करके निकल भी गया। Right, तो ऑन एवरी फ्रंट इन एवरी स्फीयर आई थिंक द वर्ल्ड हैज टर्न्ड वर्स आफ्टर ट्रंप रेदर इट वाज बिफोर। उससे पहले भी बेहतर था। राइट सर। सर, इस वॉर का पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे कोई इम्पैक्ट आता नज़र आ रहा है? हाँ देखो, इसके लिए आप एक फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, हर चीज़ के लिए आप एक फ्रेमवर्क यूज़ करते हो ना, करना चाहिए। पोली क्राइसिस का फ्रेमवर्क, यस सर। और उसके 6 इम्पैक्ट्स का फ्रेमवर्क, वो एडम टूस की किताब शटडाउन के अंदर बताया गया है। बैकफ्लो इफेक्ट है, कन्वर्जेंस का इफेक्ट है, लेयरिंग का इफेक्ट है, इंडक्शन, मैग्निफिकेशन, और एक और है। मतलब क्या है कि अगर एक रीजन में, ईरान में एक इशू हुआ है तो उसका एक बैकफ्लो इफेक्ट भी आएगा कि वो पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर उसका बैकफ्लो आया। कराची काउंसलेट अटैक वाज अटैक्ड, आई थिंक 6 to 10 people वर किल्ड देयर। राइट सर। अब एक डोमेस्टिक हमारा इशू भी शुरू हो गया है, जो कि ये सेक्टेरियन कलर भी है, उसका एसोसिएशंस भी हैं ईरान वगैरह के साथ जो भी। अब गवर्नमेंट को दूसरा इम्पैक्ट आ गया, लेयरिंग का इफेक्ट। एक लेयर है हमारी अफगान के साथ वॉर, दूसरी लेयर है हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तीसरी लेयर अब हमारी ये डोमेस्टिक इश्यूज आ गए, सोशल इश्यूज आ गए। डेफिनेटली सर। वो प्राइसेस वगैरह बढ़ती हैं, सब कुछ आ जाएगा तो इकोनॉमिक इशू और बढ़ जाएगा। राइट सर। ठीक है, इसके साथ अगर आप रीजनल फॉल आउट भी देखें तो गल्फ कंट्रीज के लिए बड़ा ज़रूरी है वो देखें कि उन्होंने अपनी एज अ गुड बिजनेस डेस्टिनेशन इमेज कैसे मेंटेन करनी है। ईरान के एग्रेशन को, जो कि बड़ी एक अजीब सी चीज़ है, ईरान को कभी भी गल्फ कंट्रीज को टारगेट करके पता नहीं क्या मिलेगा उनको, उन ईरान के एग्रेशन को या अपनी सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना है। थर्डली, आपस में रिलेशन भी ठीक रखने हैं, उनके लिए भी ये सारे इम्पैक्ट चल रहे हैं। तो पोली क्राइसिस, द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल क्राइसिस। राइट सर। सो ये क्वेश्चन के पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, एब्सोल्युटली हो सकते हैं। वी शेयर अ बॉर्डर, रेफ्यूजी का फ्लक्स आ सकता है, आएगा बल्कि। इसके अलावा और इंस्टेबिलिटी जब देखेंगे कंट्रीज, दूसरे ममालिक के पाकिस्तान इज नाउ इन सम सॉर्ट ऑफ अ मैडनेस, कन्फ्यूजन चल रही है, अनसर्टेनिटी चल रही है, तो इस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा दूसरे ममालिक भी उठा सकते हैं जो देखना चाहते हैं पाकिस्तान को वीक। ठीक, इंडिया बीइंग वन ऑफ देम। सो आई थिंक ये जो हम देखते हैं ना ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को, उनको इसी फ्रेमवर्क में देखना चाहिए, वेयर एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड विद एवरीथिंग एल्स। सो डेफिनेटली देयर इज गोइंग, एंड पाकिस्तान इज इन द रीजन where it is happening. Right, sir. So definitely there is going to be a huge issue, and also diplomatic challenges as well. हमारे लिए diplomatic challenges भी होंगे। आप one of the principles of IR is principle of identity, जिससे आप relate करते हैं दूसरे लोगों से। तो ये सारे गल्फ countries और Muslim countries as well, we share a principle of identity with them as well. It's not very easy for us to take sides. तो ये डिप्लोमेटिक चैलेंजेस भी आगे चलेंगे। सर, इस वॉर को हम कहाँ तक एक्सपैंड होता देख रहे हैं, और व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिया इन दिस वॉर? इस वॉर को हम जहाँ तक सोच सकते हैं वहाँ तक एक्सपैंड हो सकती है। एज ऑफ नाउ जैसे हम बात कर रहे हैं मंडे, तो रास टेनूरा एक रिफाइनरी है सऊदी अरब में, वो भी हिट की गई है। कवैत के अंदर और हिट किए गए हैं। आई बिन टोल्ड, अभी पढ़ के ही आ रहा था बल्कि, कि कुछ यूएस के आर्मी प्लेन्स, फाइटर जेट्स भी गिराए गए हैं। ईरान ने दोबारा रीइटरेट किया कि देयर विल बी नो नेगोशिएशंस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज एसेंशियली, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैज़ बिन क्लोज्ड। आज तक नहीं हुआ ये तो अभी ऑयल की सप्लाई थोड़ी ज़्यादा है, तो वरना अभी पाकिस्तान में 500 रुपये का आपको तेल मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा। तो देयर इज़ नो एंड टू इट, इट कैन डेवलप इनटू एनीथिंग। बट राइट नाउ अगर आप मेरे से पूछें कि ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो। ये अभी लग नहीं रहा कि बहुत जल्द ख़त्म होगा, क्योंकि अब ये रीजनल वॉर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। ईरानियन और जो बाकी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो भी एक्टिव हो रहे हैं, प्रॉक्सीज भी एक्टिव हो रही हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्पिल ओवर इफेक्ट आता है, इट कैन टेक एनीवेयर बिटवीन, पिछली 12 दिन की जंग थी, ये हो सकता है 24 दिन की हो। सर, इट्स मे बी अ लेमन क्वेश्चन, बट सर माय लास्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द वॉर इन योर ओपिनियन सर? आई डोंट नो यार, मैं तो बिल्कुल इसका सॉल्यूशन
जैसे मैंने अभी आंसर्स दिए हैं, इसका सोल्यूशन भी उसी तरह कम्प्लेक्स होगा। इसका सोल्यूशन पता क्या है? जी सर। सिंपल ये कि अगर यूएस और इजराइल अपनी ये जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन की ख्वाब है, ग्रेटर इजराइल का ख्वाब है, राइट सर। इस न्यूसेंस से बाहर आए, ठीक है, इस डिल्यूजन से बाहर आए। डिल्यूजन भी कहना गलत है, अब वो सच होता हुआ नजर भी आता है। आप ये याद रखें कि ग्रेटर इजराइल या कोई भी ग्रेटर जो होता है वो जरूरी नहीं कि जियोग्राफिक अलायंस हो, मतलब जियोग्राफिकली बड़े, आइडियोलॉजिकल अलायंस भी तो हो सकती है ना। ये जो सारी स्टेट्स हैं बाकी दुनिया में, यूएस उधर है बट यूएस की स्टेट्स है नहीं सारी, है तो इंडिपेंडेंट, बट वो ग्रेटर यूएस ही है क्योंकि उनकी बेसिस है। अगर बेसिस ना हो तो यूएस कर सकता है ये अटैक। राइट सर। राइट। सो यू आर ऑलरेडी सीइंग द ग्रेटर आइडिया ऑफ अ ग्रेट। सिमिलरली ग्रेटर इजराइल विल नॉट से कि ये कंट्री उसके साथ एनेक्स हो गई है, ये बॉर्डर भी उसके साथ लग गया, अच्छा मुल्क का साइज बढ़ गया। ये ग्रेटर इजराइल का आइडिया इज आइडियोलॉजिकल इन नेचर, आइडियोलॉजिकल, कि उनके पॉलिटिशियंस, उनकी इकोनॉमी, उनके जो इदारे हैं, उनकी जो डिप्लोमेसी है, वो किस स्कूल ऑफ थॉट के साथ अलाइन होंगे। अगर वो इजराइल के स्कूल ऑफ थॉट के साथ अलाइन होंगे, या ट्रंप के स्कूल ऑफ थॉट के साथ अलाइन होंगे, या एक सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट के साथ अलाइन होंगे, तो वो उसी का हिस्सा है, एसेंशियली वर्चुअली वो उसी का हिस्सा है। राइट सर। राइट सर। तो अगर ये जब तक टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं ना बंद होगी, जो कि दूसरी जंग अजीम के बाद हमने पहली बार 2014 में दोबारा रशिया को देखा इसको रीस्टार्ट करते हुए, जब उसने क्राइमियन एनेक्सेशन की। राइट सर। आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, बट मैं पहले कह चुका हूँ आप, दिस इज गोइंग टू बिकम अ कांस्टेंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड, राइट अनफॉर्चुनेटली। राइट सर। राइट सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये थी सर उसामा रिजवी के साथ हमारी ईरान इजराइल वॉर पर डिस्कशन। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड ऑफ WTI टॉक्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।